Hello everyone, I am Dr. Neetu Swarup, one of the faculty members of AWC. We are going to start your syllabus of Rog Nidan, means pathophysiology and clinical diagnosis. So first we take the first chapter of Rog Nidan, which is the रोग निदान मीन्स पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि आखिर रोग निदान है क्या, हम क्यों जरूरत पड़ी हमें इस सिलेबस को यानी कि रोग निदान को पढ़ने की। अगर हम नहीं पढ़ते तो क्या होता, और अगर हम पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में दिया गया है तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि किसी भी चीज को जानने के लिए हम उसकी डेप्थ में तभी जा सकते हैं जब हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता होती है। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि आखिर इस सब्जेक्ट की जरूरत क्या थी और कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम बात करें रोग निदान, हर शब्द को जब उसका नाम दिया जाता है तो उसके नाम में ही उसकी मीनिंग छिपी होती है। ठीक जैसे कि आप अगर रोग निदान को दो पार्ट में तोड़िए तो ये रोग निदान जो शब्द है ये बना हुआ है, रोग निदान शब्द बना हुआ है रोग प्लस निदान से। यानी कि रोग का मतलब क्या हुआ, जनरली हम कहते हैं किसी को रोग हो गया, व्याधि हो गई, डिजीज हो गई। इसका मतलब रोग का मतलब होता है शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली कोई भी व्याधि या विकार। जरूरी नहीं है कि हम उसे डिजीज का नाम दे, कोई भी विकार यानी कि विकृति जो नॉर्मल होता है उससे अलग हो, अगर शरीर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसे हम नाम देते हैं रोग का। और निदान का मतलब होता है पहचान करना, पहचान करना यानी हम उसे पहचानते कैसे हैं। तो आज जो रोग निदान के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि आखिर हम किसी रोग को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि अगर आप रोग नहीं पहचानोगे तो ट्रीटमेंट क्या दोगे। आखिर हम जब एक डॉक्टर बनने लगते हैं तो हमारा सबका एक ही पर्पस होता है, पेशेंट ठीक करना यानी इलाज करना। आप इलाज तभी कर सकते हो जब आपको ये पता हो कि आखिर आपको किस चीज का इलाज करना है, उसको रोग क्या है। यही फर्क तो होता है एक ट्रेंड यानी कि एक डिग्री वाले डॉक्टर में जो एजुकेटेड होता है और एक होता है अनएजुकेटेड यानी कि जो झोला छाप के क्वैक्स होते हैं उनमें। क्योंकि उन्हें जो होता है वो सिर्फ ये पता होता है कि उन्हें डिजीज बता दी जाती है और उसका वो ट्रीटमेंट करना जानते हैं, वो डिजीज को पहचानना नहीं जानते। पर एक जो आप कह सकते हो कि प्रॉपर डिग्री वाले डॉक्टर या आप प्रॉपर डॉक्टर होते हैं, उनको क्या पता होता है कि आखिर ये व्याधि या डिजीज हुई कैसे है। तो उसको सबसे पहले हमें पहचानना जानना होता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसका हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो इस रोग निदान के अंतर्गत सबसे पहले हम ये पता करेंगे किसी भी डिजीज को हम पहचानेंगे कैसे, हम कैसे जानेंगे उसे कोई कौन सा रोग हुआ है। तो अगर हम बात करें निदान की, इसे रोग निदान क्यों कहा गया, तो निदान में भी अगर आप देखिए इसकी निरुक्ति ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नी प्लस दान। नी का मतलब होता है निश्चय यानी कि निश्चित करना कि आखिर यही चीज है, फाइनलाइज करना। और दान का मतलब होता है बताना, यानी कि आप अगर किसी रोग का निश्चय पूर्वक जो ज्ञान कराता है उसे निदान कहते हैं। निदान का अर्थ हुआ जिससे हमें ये पता चलता है कि डेफिनेटली इसको यही डिजीज यानी कि यही रोग है, यही रोग निदान है। तो रोग निदान के अंदर हम कंप्लीटली कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ भाई इसको यही रोग है। अब आगे जाके हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टेप हो जाता है उसका ट्रीटमेंट करना। लेकिन पहला स्टेप एक डॉक्टर, एक फिजिशियन, एक उसके लिए वैद्य के लिए यही बनता है कि सबसे पहले आप रोग निदान को अच्छे से जान जाइए कि आपको उसकी पहचान कैसे करनी, क्योंकि अगर आपने एक रोग को सही से नहीं पहचाना तो आप किसी भी व्याधि को कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि आखिर रोग निदान क्या है, जिसकी अगर हम डेफिनेशन पे आ जाए तो डेफिनेशन के बारे में इसके कहा गया है कि हेतु लिंग लक्षणान ज्ञात्वा पूर्व रूपाणी चानत रोगाणाम उत्पत्ति पश्चात निदानम तु तत्ते। यानी कि रोग के हेतु यानी कि कारण, जो रोग के कारण होते हैं, लिंग मतलब लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, दोष दृष्टि यानी उसमें किस दोष की धातुओं की अमल की इन्वॉल्वमेंट हुई होती है वो, और उसकी अवस्था, उसकी स्टेज क्या है, इसका विवेचन करना, इसको ही एनालाइज करना, करने के बाद किसी रोग की निश्चित पहचान करना, यही रोग निदान है। रोग निदान से हम ये पता करते हैं कि उस रोग के डिजीज का पॉजिटिव फैक्टर क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है, उसकी दो उसमें किस किस
ट्रीटमेंट भी किसकी वजह से ये रोग हुआ है, उसकी स्टेज क्या है, ताकि हमें पता चल सके कि आगे जाके हमें ट्रीटमेंट किस स्टेज का करना है, किस डिजीज का करना है। इफ वी डोंट नो कि हमें किस रोग का निदान, किस रोग का ट्रीटमेंट करना है, तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जनरली क्या होता है कि जो फैक्ट्स होते हैं या प्रॉपर्ली एजुकेटेड नहीं होते, डिजीज तो आप मान लीजिए किसी को पता है कि हाँ किसी को पर्टिकुलर डिजीज है, डिजीज के ट्रीटमेंट तो बहुत सारे आपको आजकल गूगल से मिल जाएंगे, रील्स में मिल जाएंगे, आपको जो है तरह तरह की बुक्स में मिल जाएंगे, उसको देख के लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं, पर वहां वो एक वैद्य या एक डॉक्टर नहीं कहलाते। आप तभी एक कंप्लीट वैद्य डॉक्टर बनेंगे जब आपको ये पता हो कि वो रोग आप पहचान सके। यहाँ पर अगर आप किसी भी रोग को सही तरीके से पहचान लेते हैं तो आप ये समझिए कि आप अपने रोग मरीज को यानी रोगी को आधा तो ठीक वहीं कर देते हैं, अगर आपने उस रोग को सही से पहचान लिया। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो निदान है, मतलब इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि आखिर रोग निदान की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो निदान है इसके किन और नामों से जान सकते हैं, इसके सिनोनिम्स यानी इसके पर्याय के। भाई कई बार ऐसा होता है कि हम पर्टिकुलर वही वर्ड यूज नहीं कर रहे, हमने कोई और शब्द का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उनके मीनिंग तो सेम है। सिनोनिम्स का यही मतलब होता है कि एक शब्द, कई सारे शब्द हैं और उनके मीनिंग सेम है। कई जगह पर अगर निदान शब्द नहीं आया, कोई और शब्द आया, तो उसकी जगह हम यूज करते हैं ही खलु हेतु निमित्तम आयतनम कर्ता कारणम प्रत्यय समुत्थानम निदानम इति अर्थंतरम। यानी कि निदान को हेतु के रूप में भी जाना जाता है, हेतु शब्द से भी, निमित्त शब्द से भी जाना जाता है, आयतन भी शब्द इसके लिए यूज किया जाता है, कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थान निदान। अर्थात अगर कहीं पर भी हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थान निदान इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है तो उन सभी का अर्थ निदान ही है, यानी कि कारण ही है। अब हम नेक्स्ट आते हैं रोग। हमने निदान के बारे में तो जान लिया कि निदान का मतलब क्या होता है, कि उससे हम प्रॉपर पहचान करते हैं किसी भी रोग की। उसी तरीके से अब हम जानते हैं रोग, रोग क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रोग के सिनोनिम्स क्या होते हैं, यानी उसके पर्याय क्या होते हैं। तो जो रोग के पर्याय होते हैं उसके लिए कहा गया है चरक निदान स्थान फर्स्ट चैप्टर के श्लोक नंबर 5 में, तत्र व्याधिर आम्यो कद आतंको यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इत्यर्थंतरम। यानी कि रोग के लिए व्याधि शब्द इस्तेमाल किया गया है, आमे शब्द इस्तेमाल किया गया है, कद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है रोग के लिए। अब अगर हम कहें व्याधि की बात करें कि क्यों इसको व्याधि कहा गया, तो व्याधि का मतलब होता है विद्यते इति व्याधि। व्याधि शब्द बना है विद्यते इति व्याधि, यानी कि जो शरीर को बाधित करे। व्याधि हुआ विद्यते इति व्याधि, यानी कि जो शरीर को में बाधा पहुंचाए, बाधित करे या पीड़ा दे, उसे व्याधि कहते हैं। तो वही रोग है हमारा। आमे का अर्थ होता है जो शरीर में आमावस्था में, यानी कि आम रस से में संचित हो जाने से जो रोग उत्पन्न हो जाता है, वहां पे आमे शब्द इसके लिए कहा गया है। गद का मतलब होता है पकड़ लेना, जकड़ लेना, यानी कि जो पकड़ ले, जकड़ ले, छोड़े नहीं, ठीक है, छोड़ने में कठिनाई हो, उसको गद कहते हैं। आतंक का मतलब होता है कि अंत करने वाला, मृत्यु कारक। वहीं यक्ष्मा का मतलब होता है शरीर को क्षीण कर देने वाला, कमजोर कर देने वाला, वीक कर देने वाला। विकार का अर्थ होता है कि शरीर की स्वाभाविक स्थिति में परिवर्तन हो जाना, जो उसकी नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना है उसमें जो चेंजेस आते हैं, तो वहां पर हम विकार शब्द का इसका मतलब होता है। और रोग का मतलब होता है जो दुख या पीड़ा उत्पन्न करे, उसे हम रोग कहते हैं। तो ये सारे शब्द रोग के पर्याय के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सभी का मीनिंग रोग से ही लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि रोग शब्द कहाँ से, एटिमोलॉजी कहाँ से बना है। तो इसके लिए कहा जाता है रोजन तीती रोगा। रोग शब्द जो है वो रुक या रुच से लिया गया है। इसका अर्थ होता है किसी भी तरह की वेदना जो रोगी के द्वारा अनुभव की जाती है। मतलब रोग क्या है, रोग आप हर उस चीज को रोग कह सकते हैं जब कोई, मान लीजिए कोई पर्सन नॉर्मल है, उसे कोई तकलीफ नहीं है, और ये तकलीफ कैसी, केवल शारीरिक नहीं मानसिक भी, क्योंकि रोग केवल शारीरिक नहीं होते, मानसिक रोग भी होते हैं। किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाती हैं। तो नॉर्मल शरीर में, नॉर्मल अवस्था के बाद अगर शरीर में किसी भी प्रकार की वेदना हो रही है,
मानसिक वेदना हो रही है, शारीरिक वेदना हो रही है, जो कि एक रोगी यानी कि व्यक्ति फील कर रहा है, अनुभव कर रहा है, उसे आप रोग कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं रोग की डेफिनेशन। यही रोग की डेफिनेशन भी है कि किसी भी तरह की वेदना जो रोगी के द्वारा अनुभव की जाती है, ठीक है, उसे हम रोग कहते हैं। ये रोग जो है शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि केवल शरीर में ही वेदना हो, मानसिक पीड़ा भी जो है बहुत परेशान करती है और ये भी रोग के अंतर्गत आती है। अब क्योंकि इस पूरे सिलेबस का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान, तो हमने रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, तो रोग के बारे में पढ़ लिया हमने, निदान के बारे में जान लिया, शब्द के बारे में। तो चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं विकृति के बारे में। क्या होता है विकृति? विकृति शब्द से ही हमें क्लियर हो जा रहा है, विकृति मीन्स डिफॉर्मिटी, यानी कि जो चीज नॉर्मल थी उससे उसमें चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? विकृति, यानी कि डिफॉर्मिटी होना। तो हम अगर अपने शरीर की बात करें तो सब लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं और ये जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल मीन्स साम्यावस्था होना। और साम्यावस्था किसकी है? हम लोग 3 पढ़ते हैं, दोष धातु मल की जो साम्यावस्था है यही आरोग्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहा जाता है ना कि दोष धातु और मल, इनकी जो साम्यावस्था होती है, अगर ये अपनी अपनी जगह पे सारे दोष हैं, सही से काम कर रहे हैं, अपनी अपनी स्थान पर दोषों के स्थान बताए गए हैं, उनके फंक्शन बताए गए हैं, अगर वो अपने स्थान पे हैं और सही से काम कर रहे हैं, धातुएं अपने स्थान पे हैं और सही से काम कर रही हैं, मल अपने जगह पर है और सही से काम कर रहे हैं, तो क्या हुआ? शरीर हमारा साम्यावस्था में है, यानी कि आरोग्य है। लेकिन अगर इसी ट्रायंगल में चेंज आ जाए, यानी कि दोष धातु मल, अब ये किसी में भी हो सकता है, मैं अभी पर्टिकुलर नहीं कह रही कि नहीं इसमें होगा, बढ़ेंगे घटेंगे, किसी में भी चेंजेस आ जाए, यानी इनका बैलेंस ना रहे, जो हमारा ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल चेंज हो जाए, तो वो ट्रायंगल चेंज क्या कहलाएगा? विकृति, यानी कि उसमें डिफॉर्मिटी आ गई। अभी हमने यहाँ इसको रोग का नाम नहीं दिया, हमने क्या कहा? अब हो सकता है कोई दोष बढ़ गए हो, घट गए हो सकता है धातुओं के संग कुछ हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है। अब यहाँ हमें चेंजेस देखने को मिले, ठीक है, चेंजेस जैसे मिले तो वहां पे उसमें क्या आया? साम्यावस्था तो हमारी चली गई, साम्यावस्था गई चली गई, तो क्या हुआ? असाम्यावस्था आ गई, यानी कि शरीर के अंदर आरोग्य से विकृति आ गई, ठीक है। अब जो ये विकृति आई, अब विकृति में क्या होता है? अब हम इसे रोग का नाम कब देंगे? जब दोष और धातु, यानी कि दोष दूषित समूर्छना होती है, दोष धातुओं के साथ मिलके इनकी दोष दूषित समूर्छना हो जाती है, मिल जाते हैं, और तब जो लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उसे हम जाकर नाम देते हैं व्याधि का। अभी हमने यहाँ पर विकृति उत्पन्न होने तक उसे व्याधि का नाम नहीं दिया, व्याधि का नाम हम कब देंगे? जब हम दोष दूषित समूर्छना बताएंगे कि हाँ भाई इस दोष ने इस धातु के साथ मिलने के बाद ये रोग उत्पन्न किया है, तो वो हमारा कहलाता है व्याधि, यानी कि रोग। तो विकृति के बारे में बताया गया है चरक विमान स्थान, चैप्टर नंबर 8 में श्लोक नंबर 101, विकृति रुच्यते विकारा। दूसरा कहा गया है चरक सूत्र स्थान, चैप्टर 9 में श्लोक नंबर 4 में, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञम आरोग्यम विकारो दुखमेव च, यानी कि विकृति शब्द विकार है। विकार कहा गया है धातुओं की विषमता विकार है और उनकी साम्यता प्रकृति है। यही हमने आपको नीचे ट्रायंगल के थ्रू समझाया कि जब भी धातुएं दोष ये सब कुछ अपनी साम्यावस्था में रहेंगी तो हम कहेंगे कि शरीर हमारा नॉर्मल है, हमें आरोग्य है, कोई भी रोग नहीं है। लेकिन अगर यही दोष धातु मल अपनी साम्यावस्था को खो देते हैं, बढ़ जाए घट जाए कुछ भी हो, तो वहां पे हम कहेंगे कि शरीर के अंदर विकार उत्पन्न हो गया है और जो इनकी दोष दूष समूर्छना होती है उससे व्याधि उत्पन्न हो जाती है। और ट्रीटमेंट में हमें क्या करना होता है? ट्रीटमेंट में हमें बस इसका उल्टा, यानी कि इस दोष दूष समूर्छना को ही तोड़ना होता है, यही हमारा ट्रीटमेंट यानी कि इलाज कहलाता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, आखिर रोग निदान की परिभाषा। भाई पढ़ तो हम रोग निदान ही रहे, तो हमने रोग को समझ लिया, निदान को समझ लिया, विकृति क्या होती है वो हमने समझ ली। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई रोग निदान की आप डेफिनेशन बताइए कि रोग निदान आखिर हम एक शब्दों में क्या कहना चाहेंगे, तो इस पे आचार्य माधव निदान में जो है लिखा था, वो चैप्टर 1 में 23 नंबर का श्लोक है, उसमें कहा गया रोगाण विशेषण वातादि जत्वादि साध्य असाध्यतादि रूपेण निश्चयो ज्ञानम येन क्रियते स रोग विनश्यो ग्रंथा, यानी कि वो ग्रंथ
जिस ग्रंथ में हमें रोगों के वातादि भेद से हमने पढ़ा है कि हमारे दोष होते हैं, वात पित्त कफ, उनके भेद होते हैं, बताए गए हैं। उनकी किसी भी रोग के हमें दोष वातादि भेद, या कि वातिक है डिजीज, या पित्तज है, कफज है, रक्तज डिजीज है, ठीक है वो, या उसकी हमें साध्यता सद्धता, भाई कि रोग साध्य है या नहीं है। भाई अगर असाध्य है तो इलाज करके कोई फायदा नहीं है, आपको पता चल जाए कि रोग साध्य होगा या असाध्य है, ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरा उसकी स्टेजेस, तो जिस ग्रंथ में हमें पूर्ण रूप से नॉलेज मिलती है, जो हमें ज्ञान कराता है, कौन सा ऐसा टेक्स्ट जिससे हमें पता चलता है कि भाई रोगों के भेद क्या है, वातादि भेद क्या है, उनकी साध्यता असाध्यता क्या है, वो किस स्टेज पे है, उस ग्रंथ का जो हमें क्लियर कट ये बताता है, उसे ही हम जो है रोग निदान कहते हैं। तो रोग निदान हमारा पहला स्टेप है कि हम जो ट्रीटमेंट सोचते हैं कि हम सीधे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, अरे भाई ट्रीटमेंट तो बहुत बात की बात है, ट्रीटमेंट तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं वो है रोग का निदान। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको सबसे पहले अपने इसी स्टेप को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आपने ये कर लिया तो आपने समझ लीजिए आधी जंग तो यहीं पर जीत। जंग जीतने से मतलब यहाँ पे कोई युद्ध में लड़ना नहीं है, जंग जीतने से मतलब यहाँ पर है कि हमें हमारे पेशेंट को हमने आधा यहीं पर ठीक कर लिया, अगर हमने उसकी अच्छी जो फाइनल डायग्नोसिस होती है वो क्लियर कट कर लेते हैं। भाई हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि हमें रोग निदान क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये सिलेबस में एक सब्जेक्ट ही बनाया गया पूरा रोग निदान, और रोग निदान क्या सब्जेक्ट क्या बताता है ये जान लिया कि वो एक सब्जेक्ट वो है जिस सब्जेक्ट से हमें रोग के बारे में, उनके कौन से भेद हैं, उनकी कौन सी स्टेजेस हैं, साध्यता सदाता, इसके बारे में पता चलता है। अब इस रोग निदान की आवश्यकता क्या हुई, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस, यानी कि महत्व क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या इंपॉर्टेंस है। भाई किसी भी चीज को पढ़ने जा रहे हो, किसी भी काम को करने जाते हैं, हम उस काम को पूर्णतः सफल रूप से तभी कर सकते हैं जब हम उसको अच्छी तरह से जानेंगे, और हम तभी जानेंगे जब हमें ये पता हो कि वो चीज हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है। तो जैसे कि अब हम वैद्य बनने जा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानते तो हम उसे हल्के में ले लेंगे, और वहीं पे क्या होगा, आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस जानना सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट की जरूरी है। तो रोग निदान की आवश्यकता या महत्व के बारे में कहा गया है चरक सूत्र स्थान 20 चैप्टर में, श्लोक नंबर 20 में, रोगम आदो परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम। सबसे पहले रोग की परीक्षा करें, उसके बाद आप औषधि की परीक्षा करें। हम सोचे कि हम सीधे ट्रीटमेंट देने लग जाए, भाई हमने पढ़ लिया किताबें, तो बहुत सारी बुक्स आती हैं जो बता देती हैं कि ये डिजीज हुई है तो इसमें ये ट्रीटमेंट दिया जाना है, तो ये तो भाई कोई भी कर लेगा। डिजीज पता लग गई, आपके पास पेशेंट फाइल लेके आ गया कि भाई हमको ये डिजीज हुई है, आपने देखा, और आजकल तो चैट जीपीटी देख लेते हैं लोग, रील्स से देख लेते हैं कि वहां पे बताया जा रहा है इसका ये ट्रीटमेंट है, उसका ट्रीटमेंट है, गूगल से पता कर लिया, ट्रीटमेंट दे लिया। पर वो वैद्य या डॉक्टर नहीं है। कौन है? जिसे पता है कि वो आपके पास पेशेंट खाली सिम्टम्स लेके आया, उसने बताया कि उसको ये दिक्कत हो रही है, उसके संग ऐसा ऐसा हो रहा है, वहां पे आप कारण ढूंढिए, ठीक है, उसकी परीक्षा करिए, उसे एग्जामिन करिए, अच्छे से जांचिए, और फिर लैब टेस्ट के द्वारा आप उसे कंफर्म करिए। उसके बाद आप एक फाइनल उस पर पहुंचिए कि हाँ उसको ये रोग यानी डिजीज हुई है, और उसके बाद आप ट्रीटमेंट करिए। तो हमने आधी जंग जीत ली, आधा हमने जीत लिया कि हमें पता चल गया कि कंफर्म से उसको ये रोग हुआ है, इसका हमें इलाज करना। फिर उसके बारे में आगे सुश्रुत उत्तर तंत्र फर्स्ट चैप्टर श्लोक नंबर 25 में भी कहा गया है इसके बारे में, संक्षेपता क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। चिकित्सा का मूल सिद्धांत रोग के निदान का त्याग करना है, जो कि निदान के महत्व को स्पष्ट करता है। भाई अगर आपको यही नहीं पता कि रोग का निदान यानी कि पॉजिटिव फैक्टर क्या है, क्या कारण है, ठीक है, और कहते हैं कि आयुर्वेद में चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। आयुर्वेद में क्या, सभी जगह पे एक तरफ से आप कहें कि जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, हमने कहा कि हमारे पास कोई पेशेंट ठीक करने के लिए आया, और हम उससे कह रहे हैं कि भाई उसको एसिडिटी हुई है, ठीक है, वो कहा कि मेरे पास हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, हमने उसको एसिडिटी का ट्रीटमेंट दे दिया, मेडिसिन देते रहे। अब क्या हो रहा है, वो एसिडिटी की मेडिसिन खा रहा है, लेकिन हमने उसको ये नहीं बताया कि एसिडिटी किन चीजों से होती है, ये बता दिया तो भी पेशेंट वही चीजों का सेवन किए चले जा रहा है, रोज चाय पी रहा है, कई कप चाय ले रहा है, खूब मिर्च खा रहा है, बाकी चीजें कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि हम एक, जैसे आप मान लीजिए आपके पास एक मशीन है, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि वो मशीन वर्किंग है, उससे प्रोडक्शन होता रहता है किसी सामान का, हम कह रहे हैं कि वो मशीन प्रोडक्शन देना बंद कर दे,
हमें नहीं चाहिए प्रोडक्शन, और वो ऑटोमेटिकली चलती रहती है, बंद नहीं हो सकती। तो प्रोडक्शन लेना कब बंद कर देगी? जब हम उसमें रॉ मटेरियल डालना बंद कर देंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल डाले जा रहे हैं और हम उससे चाहते हैं कि प्रोडक्शन लेना बंद कर दें। ठीक वैसे ही अब उसको, मरीज को एसिडिटी हो रखी है, ठीक है, अब एसिडिटी हुई है और वो चाय पीता जा रहा है। एक तरफ वो हमारी दवा खा रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ डेली चाय पी रहा है, मिर्च खा रहा है, वो अपने उसके जो डेली की दिनचर्या है, सोने का टाइम है वो प्रॉपर नहीं है, उठने का टाइम प्रॉपर नहीं है, खाने पीने का सब कुछ अलग है। तो भाई आप मशीन में क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल तो डाले जा रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि उसमें से प्रोडक्शन बंद हो जाएगा? प्रोडक्शन बंद करने के लिए सबसे पहले आपकी जरूरत है कि आप रॉ मटेरियल डालना बंद करिए, यानी कि आप पॉजिटिव फैक्टर को हटाइए। किसी को जो है मान लीजिए कुछ भी स्मोकिंग से होने वाली कोई बीमारी हो गई है, अब वो स्मोकिंग किए चले जा रहा है और साथ ही साथ जो है अपना ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, तो क्या मरीज ठीक हो जाएगा? नहीं। किसी भी बीमारी को ठीक होने के लिए सबसे पहले निदान का परिवर्जन करना जरूरी होता है। और निदान का परिवर्जन आप कब कर सकते हैं? जब आपको ये पता होगा कि उस रोग का निदान क्या है। अगर आपको रोग का निदान पता ही नहीं तो आप अपने पेशेंट को, रोगी को क्या बताएंगे कि भाई इस चीज को आप छोड़ दीजिए, इससे ये रोग हुआ है। आप ये उसको तभी बता सकते हैं जब आपको पता हो कि उसको पर्टिकुलर ये रोग हुआ है और ये रोग इन कारणों से होता है, इन कारणों का उसको छोड़ना होगा, तो उसकी आधी बीमारी खत्म हो जाएगी, बची हुई आधी हम उसको अपने ट्रीटमेंट यानी इलाज के द्वारा ठीक कर देंगे। ठीक है, इसीलिए रोग निदान की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर किसी रोग का कारण यानी कि निदान क्या है। आप निदान ही नहीं जानते, पॉजिटिव फैक्टर ही नहीं जानते हैं, तो आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे? क्योंकि आधा ट्रीटमेंट तो कहते हैं निदान का परिवर्जन करना यानी निदान को त्यागना ही हमारा आधा ट्रीटमेंट है। तो चलिए, ये हमारा आयुर्वेदिक पार्ट हो गया। अब रोग निदान का जो मॉडर्न एस्पेक्ट है उसको हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, मॉडर्न में इसको एलोपैथिक में बोला जाता है पैथोफिजियोलॉजी के नाम से। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी शब्द में जब किसी को किसी की नाम दिया जाता है तो उस नाम, उस चीज को उसका नाम उसके गुणों के आधार पे दिया जाता है, इसीलिए उसके नाम में ही उसकी मीनिंग छिपी होती है। तो हमारे जो पैथोफिजियोलॉजी शब्द है, पैथोफिजियोलॉजी शब्द में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। जैसे रोग निदान में रोग का निदान करना, रोग का कारण ढूंढना, वही रोग निदान है। तो ठीक वैसे ही पैथोफिजियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पैथो प्लस फिजियोलॉजी। ठीक है, पहला शब्द क्या हुआ हमारा? पैथो, और दूसरा है फिजियोलॉजी। तो पहला क्या हुआ? पैथो। पैथो मतलब होता है, पैथो का मीनिंग होता है डिजीज यानी रोग। तो हम क्या जान रहे हैं यहाँ पे? पैथो मीन्स डिजीज, और फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी नॉर्मली वर्क्स, कि हमारा इस चीज की स्टडी करना कि हमारा शरीर नॉर्मली कैसे काम करता है। तो हमारा शरीर नॉर्मल किस तरीके से, हमारे शरीर की नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है। भाई एक मान लीजिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। एक इंजीनियर है, ठीक है, आप इंजीनियर से किसी भी चीज को, कोई खराब हो गई, मशीन खराब हो गई, अब हम किसी के पास ले गए, अब इंजीनियर जो है उसमें क्या खराबी हुई है, हमने कहा इसका ये चीज काम नहीं कर रहा, ये गर्म नहीं, मान लीजिए जैसे ओवन है, ये गर्म नहीं कर रहा। अब अगर सही इंजीनियर होगा, उसको ये पता होगा कि इसमें हीटिंग किस पार्ट से होती है, तभी तो बता देगा कि हाँ भाई अगर ये आपका पार्ट गर्म नहीं कर रहा, इट मीन्स इसका ये पार्ट खराब हुआ है। ठीक है, या आपके अंदर अगर इस मशीन में ये चीज वर्क नहीं कर रही, इस मीन्स इसका ये पार्ट खराब है। अब वो क्यों बता पा रहा है? क्योंकि उसको उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी पता है, उसे पता है कि इस मशीन के अंदर गर्म करने का वर्क किससे होता है, ठीक है, या अगर पकाने का वर्क है तो वो किससे होता है। इसीलिए क्योंकि वो नॉर्मल फिजियोलॉजी उस मशीन के जानता है, तभी उसके अंदर जो डिफॉर्मिटी हुई है वो बता पा रहा है कि डिफॉर्मिटी इस पार्ट की वजह से हुई है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के साथ होता है। अगर हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत यही जानते हैं कि हमारे शरीर में जो नॉर्मल फंक्शन है, हमारे शरीर की जो नॉर्मल साम्यावस्था है, वो कैसे वर्क करता है, हमारे शरीर के होने वाले जो नॉर्मल हमारे शरीर के अंदर सिस्टम्स हैं वो कैसे नॉर्मली वर्क्स करते हैं, इनकी स्टडी ही फिजियोलॉजी कहलाती है। तो अब अगर दोनों शब्दों को जोड़ दिया, सोचिए पैथो प्लस फिजियोलॉजी, यानी कि नॉर्मल स्टडी हो गई, और दूसरा शब्द हमारा है पैथो यानी कि डिजीज। तो यहाँ पर हम क्या स्टडी कर रहे हैं? पैथोफिजियोलॉजी का बेसिकली मतलब होता है कि ये स्टडी करना कि जब शरीर के अंदर कोई डिजीज हो जाती है, यानी कोई विकृति आ जाती है, ये रोग आ जाता है, तो शरीर के अंदर क्या चेंजेस होते हैं और कैसे होते हैं।
तो यही स्टडी कहलाती है हमारी पैथोफिजियोलॉजी, कि शरीर की नॉर्मल में जो नॉर्मल अवस्था है उसके अंदर जब कोई डिजीज यानी कोई रोग या विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसके अंदर चेंजेस क्या क्या आने शुरू होते हैं, कैसे होते हैं, इस बात की स्टडी ही हमारी कहलाती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि शरीर के अंदर डिजीज के उत्पन्न यानी विकार के उत्पन्न होने के बाद होने वाले चेंजेस कैसे हो रहे होते हैं, क्या क्या हो रहे होते हैं, इस बात की स्टडी करना ही हमारा कहलाता है पैथोफिजियोलॉजी। तो अब हम पैथोफिजियोलॉजी में आते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत हम सबसे पहले इंक्लूड करते हैं क्या क्या आता है। पहला हमारा आता है इटियोलॉजी, दूसरा आता है पैथोजेनेसिस, तीसरा आता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, फंक्शनल चेंजेस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम ये जानते हैं कि इटियोलॉजी का मतलब कारण क्या है, किस कारण से ये डिजीज उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हम डिजीज के बारे में जान रहे हैं, ये विकार कैसे उत्पन्न हुआ। तो इटियोलॉजी में हम सबसे पहले जानेंगे कारण, पैथोजेनेसिस मतलब किस तरीके से प्रोसेस हो रही है, फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस यानी कि उसमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो, किसी मशीन को भी समझ लीजिए आप, वैसे ही हमारा शरीर भी एक मशीन है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हुए, उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस होने के बाद उसके फंक्शन में क्या असर पड़ा। मानिए किसी शरीर किसी भी मशीन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर में अगर जब चेंज आएगा, ठीक है, तो उसके फंक्शन में भी फर्क पड़ जाएगा। तो वैसे ही शरीर के साथ है कि जब उसमें कोई कारण आया, उस कारण ने जाकर क्या इफेक्ट दिखाया कहाँ पर, उसकी वजह से उसमें स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया, स्ट्रक्चर के बाद उसके कार्य पे, नॉर्मल फंक्शन पे क्या फर्क आया, और जब इसके फंक्शन पे फर्क आया तो उसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि हमारे सामने क्या लक्षण, क्या चीजें निकल के आई, यही कहलाती है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। तो रोग निदान यानी कि पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत हम यही समझते हैं कि क्या चीज बाहर से आई, अंदर से आई, कुछ भी हो सकती है, बाहर के कारण भी हो सकते हैं, अंदर के कारण भी हो सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। उन सब की वजह से अंदर कौन सी प्रोसेस हुई, किसके साथ मिले वो, कौन से उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, क्योंकि हमारे शरीर का एक नॉर्मल संरचना होती है, उस नॉर्मल संरचना में क्या क्या फर्क पड़ा, उस हिस्से पे यानी कि शरीर के जिस सिस्टम पे गया, जिस पार्ट पे गया, उसमें क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए, उसकी वजह से वहां पे क्या क्या फंक्शनल चेंजेस आए, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हुई, ये सारी चीजें स्टेप्स हम जानते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। ठीक है, तो अब हम इसके पहले स्टेप पे आते हैं, दैट्स कॉल्ड इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज ऑफ द डिजीज। भाई क्या कारण है जिसकी वजह से वो डिजीज हुई है, उसका कारण जानिए। सबसे पहले आपको कारण नहीं पता होगा तो भाई आप निदान परिवर्तन कैसे करोगे। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना स्टार्टिंग में कि भाई मशीन में अगर प्रोडक्शन बंद करना है तो सबसे पहले रॉ मटेरियल डालना बंद करिए। आपको रॉ मटेरियल डालना बंद करने के लिए ये तो पता होना चाहिए कि उस मशीन का रॉ मटेरियल है क्या। आप रॉ मटेरियल जानोगे नहीं, ठीक है, तो बंद कैसे करोगे। तो वही बंद करना है और प्रोडक्शन अपने आप बंद हो जाएगा, यानी कि बीमारी आना बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उस डिजीज का कॉज क्या है। तो ये सब चीजें हमें पता चलती हैं कि हमें एग्जामिन कैसे करना है पेशेंट को, कैसे चीजें जाननी है रोग को, वही पहचान सब कुछ हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो पहले आएगा एटियोलॉजी यानी कॉज ऑफ द डिजीज। कॉज ऑफ द डिजीज क्या होती है कि इसके अंतर्गत हम एटियोलॉजी में पढ़ते हैं कि उस डिजीज के पॉजिटिव फैक्टर क्या है, यानी कि आपके सामने कोई रोगी आए, ठीक है, जो भी रोग आया, अब आपको पता होना चाहिए कि वो डिजीज किन किन कारणों से होती है या उस रोगी में किन किन कारणों से हुई है। तो भाई आप उसका रोग का जो निदान परिवर्तन करा दोगे, उसको बोलोगे कि आप ये चीजें बंद कर दीजिए, तो आधी बीमारी वहीं ठीक हो गई, बाकी की बची हुई हम अपने ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन के द्वारा उसको ठीक कर देंगे। तो ये जो है पॉजिटिव फैक्टर है, ये पॉजिटिव फैक्टर कोई भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमने कहा आपसे कि रॉ मटेरियल डालना बंद करिए। कई बार ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल हम डाल रहे होते हैं यानी कि बाहर से आ रहा होता है पॉजिटिव फैक्टर, लेकिन कई बार पॉजिटिव फैक्टर जो है वो इंटरनल भी होते हैं और कई बार जेनेटिक भी होते हैं। जेनेटिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, तो उनको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। हम रोक सकते हैं जो चीजें बाहर से आ रही है, मशीन में आप रॉ मटेरियल बाहर से डाल दो, बट अगर हमें पता होगा कि ये जेनेटिक है, हम कोशिश के हमें मालूम ही नहीं है कि इसका पॉजिटिव फैक्टर जेनेटिक है, और हम बार बार जोर डाले जा रहे हैं कि मरीज जो है वो सही से चीजें फॉलो नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, ये ठीक क्यों नहीं रहा डिजीज, तो हम भी परेशान और मरीज भी परेशान। सो हमें ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि कुछ डिजीजेस जेनेटिक होती हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, इसका कोई पॉजिटिव फैक्टर बाहर से नहीं आया बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आया।
पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले रोगों को हम जो है पॉजिटिव फैक्टर को ना लेते वहां पर हम क्या करते हैं, हमें उस ट्रीटमेंट उस डिजीज को ठीक करना होता है। और कुछ डिजीज जेनेटिक ऐसी भी होती हैं जिनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, तो वहां पर हमें पेशेंट की लाइफस्टाइल को थोड़ा सही करना होता है, लाइफ स्पैन को आगे बढ़ा रखने के। तो कुछ डिजीज ऐसे रहती हैं जेनेटिक, हम सिर्फ ऐसा कर सकते हैं जेनेटिक केसेस में कि वहां हम मरीज को बता सकते हैं कि भाई हमारे आपको ये डिजीज जो है अपनी उससे मिली है, हेरिडिटरी है, यानी कि उससे आ रही है, जीन से आ रही है। तो यहाँ पर आपको इन चीजों से थोड़ा बच के रहना होगा। जो इसमें जैसे होता है ना कि मान लीजिए कोई सभी लोग बाहर बारिश में घूम लेते हैं, ठीक है, लेकिन सबको तो निमोनिया नहीं हो जाता। किसको निमोनिया हो जाता है? जिसकी इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन होता है, या किसी को अगर पहले से थोड़ा सा वायरल हो रखा है, कुछ हो रखा है और वो बाहर चला गया, तो उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन तुरंत हो जाएगा। ठीक वैसे ही जेनेटिक किसी के घर में पहले से हिस्ट्री है कि उनको ये चीजें हो रखी है, तो वहां पर हम पेशेंट को बता देते हैं कि भाई इन चीजों से आपकी बीमारी और बढ़ सकती है, तो थोड़ा आपको इन चीजों को अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, ये आपके जेनेटिक भी हो सकते हैं, ये अभी आपकी जानकारी में होना जरूरी है। ये पॉजिटिव फैक्टर इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं कि बाहर के जो एटमॉस्फेयर है उनसे हो रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसी खदानों में काम करते हैं, माइंस में काम करने वाले लोग होते हैं, वहां से बहुत सारे लंग डिजीजेस लोगों को हो जाती हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल वगैरह भी हो सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल था ये। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इन्फेक्शियस हो सकते हैं, किसी इन्फेक्शन की वजह से। बहुत सारी बीमारियां इन्फेक्शन ना होके, ये सब ना होके लाइफस्टाइल रिलेटेड होती है। लोगों का खाने पीने का कोई टाइम ही प्रॉपर नहीं है, ठीक है, सोने का टाइम प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो आजकल जो ये बहुत लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हाइपरटेंशन होना, ठीक है, आपका डायबिटीज होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, कहीं ना कहीं ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारी दिनचर्या सही ना होने से, आहार विहार सही ना होने की वजह से होती है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स क्या करती हैं, जैसे चाहे वो जेनेटिक हो, इन्वायरमेंटल हो, इन्फेक्शियस हो, लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स हो, ये सब क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ऑनसेट ऑफ स्पेसिफिक कंडीशंस। इन सब चीजों से वो डिजीज को लाने में अपना योगदान दिखाते हैं या फिर उसे शुरू करते हैं। तो आपको इनकी पॉजिटिव फैक्टर की जानकारी पूर्ण रूप से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें इनकी जानकारी नहीं होगी तो हम अगर इनकी जानकारी पूरी तरह से रखेंगे तो हम इन पॉजिटिव फैक्टर्स को हटाकर ट्रीट करके, मान लीजिए किसी को एनवायरनमेंट की वजह से हो रही है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास एक रोगी आया, ठीक है, और वो किसी माइंस में काम करता है, उसकी वजह से उसको कुछ एलर्जिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको एलर्जी की मेडिसिन ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट दिया, लेकिन कई महीने निकल जाते हैं और फिर भी पेशेंट पे परमानेंट रिकवरी नहीं हो पा रही। अब हम परेशान और रोगी परेशान, मतलब जो वैद्य है वो भी परेशान, डॉक्टर भी हैरान और रोगी भी परेशान हो रहा है कि आखिर क्यों ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वो दवाई तो खा रहा है, वो खत्म हो रही है, लेकिन वो जो इसका एनवायरमेंटल कॉज है उसे नहीं हटा रहे। तो हमें क्या करना होगा भाई, अगर किस बात, बहुत सारे लोग काम करते हैं, खाद्यान्न माइंस में काम करते हैं, लेकिन सबको प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, होती है, किसी को कम होती, किसी को ज्यादा होती है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उस जो फैक्टर है जिसकी वजह से वो डिजीज हो रही है, उस फैक्टर को हटाना होगा, यानी उस व्यक्ति को बोलना होगा कि वो माइंस में काम ना करे, क्योंकि उसकी बीमारी किसी और वजह से नहीं बल्कि उस माइंड में काम करने की वजह से। तो जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी कि वो रोग किसकी वजह से, पॉजिटिव फैक्टर की वजह से हो रहा है, आप उसे हटाएंगे नहीं तो बीमारी पूर्ण रूप से कभी भी खत्म नहीं होने पाएगी। नेक्स्ट अब आते हैं पैथोजेनेसिस। एटियोलॉजी हमने कारण जान लिया कि बीमारी किस कारण से हो रही है, अब हमें चलो भाई हमें कारण पता चल गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है पैथोजेनेसिस, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस। इसके अंतर्गत हम ये जानते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके, भाई आपको अगर मान लीजिए आप पढ़ते भी हो, स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो क्या करते हो, सीधे सीधे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लेते हो, एक्टिव पैसिव पढ़ लेते हो? नहीं, पहले आप क्या पढ़ते हो, एबीसीडी पढ़ना शुरू करते हो, फिर थोड़ी थोड़ी चीजें आगे और पढ़ना शुरू करते हो। अब अगर हम किसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने लग जाएंगे, ठीक है, और सीधे कहेंगे कि आप सेंटेंस बनाओ, तो बना लेगा बच्चा? नहीं बना लेगा। वैसे ही क्या होता है पैथोजेनेसिस में, डेवलपमेंट प्रोसेस में, हमें स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म, यानी कि जब पॉजिटिव फैक्टर अंदर गया, ठीक है, अंदर जाने के बाद वो किस स्थान पर गया, किस स्थान पर जाने के बाद उसने किसके स्थान पर पहुंचा है, किस चीज को अपने साथ मिलाया है, यानी कि अब अगर हम आपको एग्जाम्पल दे आयुर्वेद की तरह समझाए, तो कौन सा दोष दूषित हुआ,
कौन सा दोष जाकर किस धातु के साथ मिला, दूष्य के साथ मिला, ठीक है। तो उसमें दोष कौन सा था, बढ़े थे घटे थे दोष, या दूषित की इन्वॉल्वमेंट कौन सी हुई, फिर दोनों जब आपस में मिले तो किस स्थान पर गए और कौन सा रोग उत्पन्न किया, ये सारी चीजें जानना ही पैथोजेनेसिस है। तो द स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म ऑफ हाउ द डिजीज स्टार्ट, किस तरीके से रोग शुरू होता है और किस तरीके से प्रोग्रेस करता है एक शरीर के अंदर, दैट्स कॉल्ड द पैथोजेनेसिस, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो अब हमारा पैथोफिजियोलॉजी में पहला स्टेप हो गया एटियोलॉजी, कारण को जाना। कारण जानने के बाद भाई हमारा ये कारण है, इसने अंदर जाकर डिजीज उत्पन्न की, इसने शुरू किया रोग को। अब अंदर जाने के बाद हमने जाना कि स्टेप बाय स्टेप कहाँ गया था, किस किस को इसमें अपने संग मिलाया, क्या क्या मिलाया और क्या क्या चीजें की, ये सारी प्रोसेस कहलाती है हमारी पैथोजेनेसिस के अंदर। फिर इसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि मार्फोलॉजिकल चेंजेस। अब उसने मार्फोलॉजिकल यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या किए, ठीक है। यानी कि अब जो अंदर मान लीजिए बाहर से पॉजिटिव फैक्टर गया था, पॉजिटिव फैक्टर शरीर के अंदर पहुंचा, पहुंचने के बाद उसने जाकर जिस स्थान पर गया उस पार्ट को अफेक्ट किया, अफेक्ट करने के बाद वहां पर उस स्थान के जिस पार्ट को अफेक्ट किया वहां के सेल्स में, टिश्यूज में या ऑर्गन्स में आपको माइक्रोस्कोप से देखने पर या बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, दैट्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में जो चेंज आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, अब स्ट्रक्चर में चेंज होने के बाद भाई वो जिस तरीके से जो पार्ट काम करता था नॉर्मली अपनी साम्यावस्था में काम करता था, उसकी जो फिजियोलॉजी थी, जब उसकी एनाटॉमी में चेंज आएगा तो उसके फंक्शन में भी यानी कि उसके फिजियोलॉजी में भी चेंज आ जाएगा। आप जब नॉर्मल हो, आपको किसी पार्ट में चोट लग जाए, ठीक है, जब आपके हाथ बिल्कुल सही है, अब अगर हमारी इस हाथ की इस उंगली में कट हो जाए, चोट लग जाए, तो ये हमारी उंगली वैसे तो काम नहीं करेगी ना जैसे ही नॉर्मली काम कर रही थी, ठीक है। तो उस तरीके से जब इसमें कई एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं, तो एनाटॉमिकल चेंजेस के बाद इसमें फंक्शनल चेंजेस यानी कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी इफेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं, उन्हीं को हम पढ़ते हैं फंक्शनल चेंजेस के अंदर। यानी कि हमें पैथोफिजियोलॉजी में पूरा जानना है, पूरा पता करना होता है कि इटियोलॉजी कारण क्या था, किस कारण से वो रोग किस चीज से उत्पन्न हुआ, अंदर जाकर उसने किस पार्ट को इफेक्ट किया, किन किन चीजों को, फिर उसकी वजह से अंदर डिफॉर्मिटी क्या क्या आई, उसकी वजह से क्या क्या फंक्शनल चेंजेस हुए, ठीक है, फिजियोलॉजी क्या चेंज हुई, और उसके बाद इन सब के बाद ये फंक्शनल चेंजेस होने के बाद उसने हमारे सामने क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी कि क्या साइन सिम्टम्स दिखे। साइन सिम्टम्स का मतलब पेशेंट कह रहा है कि ये सब कुछ होने के बाद किसी को फीवर आ रहा है, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो साइन सिम्टम्स पता लगने लगते हैं, ये चीजें हो रही हैं, कहीं पर स्वेलिंग हो गई है, कहीं पर बहुत थकान लग रही है, जो भी चीजें पेशेंट बताता है या हम नोटिस करते हैं वो सब आगे आपके साइन सिम्टम्स के अंदर। अगर इसको एक हम थोड़ा सा शैलो उसमें समझना चाहें तो हमने पैथोफिजियोलॉजी में क्या पढ़ा, सबसे पहले कॉज, पहला स्टेप हमारा आया, एक रिव्यू लेते हैं कॉज, उसके बाद पॉजिटिव फैक्टर के बाद मैकेनिज्म, अंदर जाके क्या मैकेनिज्म हुई, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो कहाँ गया, क्या क्या चीज के इन्वॉल्व की, फिर उसकी वजह से उस पार्ट पे क्या स्ट्रक्चर चेंजेस हुए, उसके नॉर्मल जो स्ट्रक्चर था उस पर क्या चेंज हुआ, फिर उसमें क्या फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस हुई, और उसके बाद क्लिनिकल आउटकम्स क्या सिम्टम्स समझते हैं। तो चलो छोटी सी एक उससे समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसे हमें पता है ये हमारा स्पाइन है, ठीक है, नॉर्मली हमारा स्पाइन ऐसे होता है और ये सारी हमारी वर्टिब्रेज होती है, ये हमने पढ़ा है एनाटॉमी के अंदर, ये हमारी वर्टिब्रेज। अब इन वर्टिब्रेज के बीच में जो एक आपको दिख रही है ब्लू ब्लू कलर की, ये हमारी क्या डिस्क, तो ये हर दो वर्टिब्रेज के बीच में एक डिस्क बिल्कुल आराम से बैठी होती है, बिल्कुल वैसी बैठी होती है जैसे आप समझ लो किसी दीवार में दो ईंटें बिल्कुल सीमेंट से एक के ऊपर एक जुड़ी होती। क्या कोई भी ईंटा आगे पीछे होता है? नहीं होता, सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल चिपके हुए होते हैं और दीवार खड़ी रहती है मजबूत। वैसे ही हमारा स्पाइन भी है, हमारे स्पाइन में क्या होता है कि ये सारी वर्टिब्रेज और इनके बीच में डिस्क रहती है, इसी से हमें बेंडिंग, हम पीछे की तरफ झुक पाते हैं, आगे की तरफ झुक पाते हैं, हम अपने सारे काम कर पाते हैं, ठीक है, सब कुछ होता रहता है। लेकिन अब अगर किसी को बैक पे लग गई चोट, हमारे मान लीजिए बैक पे लगी चोट, या हमने कुछ भी किया, हमने अपने संग मान लीजिए लाइफ स्टाइल अपना अच्छा नहीं रखा, हम बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो सब क्या होगा भाई, कोई भी पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है हमारा, हमें चोट लगना हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हिस्ट्री हो सकती है, हमारा लाइफ स्टाइल हो सकता है, देयर आर मेनी रीजंस। उन सब की, या कई बार ऐसा होता है कि डिजेनरेटिव चेंजेस भी होते हैं, भाई अंदर से हमारी एज हो रही है या हमें कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से धीमे धीमे हमारी जो ये मान लीजिए वर्टिब्रेज पे असर पड़ने लगा,
ये थोड़ी श्रिंक करने लगी, तो ये जो डिस्क है ये निकल के बाहर आने लगी, ठीक, या ये वर्टिब्री धीमे धीमे से कम होने लगी, श्रिंक कर रही है, ये डिस्क बाहर निकल के आ रही है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ सबसे हमारी नर्व्स पास हो, जो कि हमारे ऊपर से निकलने वाली हाथ को सप्लाई कर रही है, नीचे से पैर को सप्लाई कर रही है। अब जब बाहर से कोई कारण आया, इसको चोट लगी, यहाँ पर लगी चोट, अब चोट लगने से उसने इस पार्ट को इफेक्ट किया, इस पार्ट को डिफेक्ट करने से क्या हुआ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये बोन हमारी आगे की तरफ खिसक गई, ये बोन हमारी थोड़ी आगे की तरफ निकल आई, जब ये आगे की तरफ निकल आएगी तो क्या होगा, ये डिस्क प्रेशर से अंदर की तरफ चली गई। तो पहला चीज क्या, पॉजिटिव फैक्टर क्या बना हमारा, पीछे की तरफ चोट लगना, ये हमारा लाइफस्टाइल। अब उसकी वजह से हमारे इस शरीर की बनावट पे असर पड़ा, ठीक है, हमने क्या पहला पढ़ा था, कॉज, कॉज बना हमारा इसमें चोट लगना या लाइफस्टाइल। मैकेनिज्म ये पहुंचा कहाँ पे, हमारी सीधे डिस्क को, कुछ केसेस में कोई इफेक्ट नहीं होता है, कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, कुछ में क्या हुआ, ये अंदर पहुंचा सीधे वर्टिब्रे पे और डिस्क पे इसने प्रेशर दिखाया, स्टेप बाय स्टेप यहाँ अंदर पहुंचा और अंदर पहुंच के ये थोड़ी बोन आगे की तरफ खिसक गई, खिसकने से ये थोड़ी पीछे की तरफ चली गई, तो इसमें क्या हुआ, ये सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस को मिले। अब हम जब इनको से आप कहते हैं कई माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कई लोगों में क्या होता है बैक जो बिल्कुल बेंड हो जाते हैं पेशेंट, ठीक है, ये देखने को मिला, ये सब कुछ बाद में रिपोर्ट्स कराने से कंफर्म हो जाता है, लेकिन पहले तो हमें अपनी डायग्नोसिस बनानी होती है ना। तो ये हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, फंक्शनल चेंजेस क्या हुए, अब इनकी वजह से जब डिस्क थोड़ी बाहर निकल के आ गई तो उसने साइड बाय साइड नर्व्स को प्रेस करना शुरू कर दिया। अब नर्व्स कंप्रेस हुई तो क्या हुआ, लोग कहने लगे लो पैर में दर्द जा रहा है, शियाटिका हो गया, स्लिप डिस्क हो गई, तो वो हमारे क्लिनिकल आउटकम हो गए। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि जब कोई चीज बाहर से आती है वो स्टेप बाय स्टेप अंदर जाई शरीर के अंदर, वो किस किस चीज को पार्ट को इफेक्ट दिया, उसकी वजह से उसमें क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, देन उसके बाद उसमें क्या फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस हुए, और फिर उसके बाद हमारे सामने उसका क्लियर क्लिनिकल आउटकम निकल के आया। ये सारी स्टडी ही कहलाती है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। तो हम इसीलिए रोग निदान, किसी भी रोग का कारण जानना वो किस तरीके से हुआ है, निदान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर, निदान का मतलब है कि वो रोग किस प्रकार से हुआ है, किस किस चीज को इन्वॉल्व किया है, किस दोष की इन्वॉल्वमेंट है, किस दूषित की इन्वॉल्वमेंट है, दोष दूष से समूचना क्या है, ये पूरा का पूरा पार्ट हम रोग निदान के अंतर्गत जानते हैं और बाद में जाकर हमें इन्वेस्टिगेशन से उसे कंफर्म करते हैं। पर पहले हमें अपने वितर्क के द्वारा इसको कंफर्म करना होता है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है क्लिनिकल डायग्नोसिस। हमने पैथोफिजियोलॉजी तो पढ़ ली, क्लिनिकल डायग्नोसिस, तो एक्चुअल में क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफाइंग द नेचर एंड द कॉज ऑफ द पेशेंट्स मेडिकल कंडीशन थ्रू अ डिटेल्ड इवोल्यूशन। आप दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पेशेंट के साइन और सिम्टम्स के द्वारा, ठीक है, उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके द्वारा, फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, जब आपको ये पता चले कि उसे कौन सा रोग है, किसी बात को इवेलुएट करना कहलाता है क्लिनिकल डायग्नोसिस। भाई देखिए, आप किसी भी रोग, कोई पेशेंट आपके पास आता है और वो आपसे कहता है उसको पैर में दर्द हो रहा है, हम स्पाइन वाला एग्जांपल देते उसी समझते हैं, उसने कहा पैर में दर्द हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, तो क्या हम सीधे सीधे एमआरआई करा लेंगे? पहले हम उसको चेक करेंगे, उससे पूछेंगे क्या क्या हो रहा है। उसने कहा पैर में दर्द हो रहा है, फिर हमने पूछा बैक में पेन हो रहा है, उसको कहेगा हाँ हो रहा है, फिर कहाँ कहाँ हो रहा है, और पैर सुन पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, तुम्हें को जो है वो झंझनाहट हो रही कि नहीं हो रही, ताकि हमें पता चल सके कि नर्व कंप्रेस हो रही कि नहीं हो रही। तो हम पहले अपनी चीजें समझेंगे। ठीक वैसे अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आपसे कोई और जीआई की कंप्लेन लेके आ जाता है, ठीक है, और वो आपसे कहता है कि मुझे जो है पेट में दर्द हो रहा है। अब पेट तो भाई एब्डोमेन तो आपका पूरा है ना, तो आप पहले क्या करेंगे, पूछेंगे कि पेट के किस हिस्से में दर्द है। अब वो कह रहा है मुझे पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, सबसे ऊपर में, तो पूछो रुक रुक के दर्द हो रहा है या लगातार दर्द हो रहा है, कब से दर्द हो रहा है, तुमने क्या खाया था, क्या पिया था। तो हम सारी उसकी हिस्ट्री जानेंगे, ठीक है, सारी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, या उसे किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, ये सब पूछेंगे, उसके सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं। जैसे उसने तो खाली कह दिया पेट में दर्द हो रहा है, पर आपको पूछना है पेट के किस हिस्से में दर्द हो रहा है, दर्द कैसा हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, लगातार हो रहा है, किसी चीज से आराम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, पहले भी कभी दर्द हुआ है कि नहीं हुआ है। आप उसको फिजिकल एग्जामिन करोगे, छू के देखोगे, ये सब चीजें करने के बाद आप एक टेंटेटिव डायग्नोसिस से पहुंचते हो कि उसको हो सकता है कि भाई एसिडिटी सिंपल हो रही हो सकता है उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर हो सकता है कि उसको कोई अल्सर हो रही हो।
लेकिन आप सीधे अल्सर पे डायरेक्ट नहीं पहुंच पाओगे। आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन 2 3 4 चीजों में से कुछ हो सकता है। तो अब उसके बाद आप उसको लैब टेस्ट करवाओगे, ठीक है, या फिर आपको अल्ट्रासाउंड की जरूरत होगी या कोई और रिपोर्ट की जरूरत होगी तो वो कराओगे, और उससे आप अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करोगे कि हाँ, उसको जो आपने डायग्नोस किया था वो कंफर्म है और अब इस हिसाब से आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में यही होता है कि हम पेशेंट की कंडीशन यानी कि डिजीज के द्वारा जो पेशेंट साइंस सिम्टम्स बताता है, अपनी मेडिकल हिस्ट्री देता है या फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, रिपोर्ट कराने से पहले जो हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं, दैट कॉल्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, और उसको हम अपने लैब टेस्ट के द्वारा या फिर जो इमेजिंग करानी होती है, एमआरआई करानी होती है, अल्ट्रासाउंड कराना होता है, उसके द्वारा कंफर्म करते हैं। पर उससे पहले का पार्ट जो होता है वो हमारा कहलाता है क्लिनिकल डायग्नोसिस, और ये हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आप सोचो लैब टेस्ट तो कितने सारे बने हुए हैं, कितने सारे, कि आप हर पेशेंट को सारे सारे टेस्ट लिख के दे दोगे? क्या होता है ना, हमें होता है कि हमने अपने एग्जामिनेशन के द्वारा, उसकी मेडिकल हिस्ट्री के द्वारा हम एक टेंटेटिव प्रोविजनल डायग्नोसिस से पहुंचते हैं कि उसको हो सकता है ये बीमारी हो, उसको हो सकता है ये बीमारी, उस स्थान पे होने वाली जो 3 4 संभावनाएं होती हैं हम वो लेके चलते हैं, फिर उस हिसाब से पर्टिकुलर हमें 1 या 2 जो टेस्ट कराने की आवश्यकता होती है हम वो करवाते हैं। अब क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या क्या चीजें आती है भाई, क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको क्या क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है? तो क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंतर्गत आता है पेशेंट की हिस्ट्री। सबसे पहले हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल रीजनिंग एंड प्रोविजनल डायग्नोसिस, फिर उसके बाद जाकर तो नहीं, मैंने आपको पहले बताया था पेशेंट की हिस्ट्री में सबसे पहले आप पूछेंगे कि उसको सिम्टम्स, पेशेंट को क्या क्या हो रहा है। भाई आपके पास कोई आया ओपीडी में दिखाने के लिए, सबसे पहले क्या पूछते हैं? हाँ जी, क्या दिक्कत है, आप क्या परेशान? अब वो कह रहा है दर्द हो रहा है, उसने कहा दर्द हो रहा है, हम अब उससे पूछेंगे दर्द कहाँ हो रहा है, ठीक है, दर्द कहाँ हो रहा है, दर्द के साथ कुछ और भी हो रहा है, जैसे उसने कहा पेन हो रहा है, अब दर्द कहाँ हो रहा है, कैसे, किस प्रकार का हो रहा है, दर्द के साथ कुछ और भी हो रहा है, ठीक है, दर्द तो भाई शरीर में कहीं भी हो सकता है ना, चेस्ट में पेन भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, पैर में दर्द भी हो सकता है, हाथ में दर्द हो सकता है। तो जो उसने बताया कि इस हिस्से में दर्द हो रहा होता है, तो हमारा दिमाग वहीं पे चला जाता है कि अब उसे ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्वेश्चंस करते हैं कि पेन के संग उसको एसोसिएटेड सिम्टम्स और भी कुछ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो चीजें पूछते हैं। तो ये पेशेंट की हिस्ट्री में हुआ। दूसरी चीज, ये दर्द उसे कितने टाइम से हो रहा है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो उस बीमारी लेकर आया बीमारी हुई है उसको, वो कितनी लंबी है, भाई एक्यूट स्टेज है, अभी हुई है या क्रॉनिक है, उस हिसाब से आपको अंदाजा लग सकता है। और दूसरी चीज, आप उससे उसकी हिस्ट्री में पूछते हो कि उसकी कोई पुरानी हिस्ट्री तो नहीं है, हो सकता है कि इसी प्रकार की तकलीफ उसको पहले भी हुई हो, ठीक है, वो कह रहा है अभी उसको 4 दिन से पैर में 4 दिन से दर्द हो रहा है, और हो सकता है कि उसको 1 महीने पहले भी कोई तकलीफ हुई हो, बुखार आया हो और उस बुखार के लिए उसने लंबा इलाज किया हो, कोई ऐसी दवाएं खाई हो, ठीक है, या कोई उसको दर्द उठा हो उसके लिए उसने पेन किलर खाए, बहुत लंबे समय तक 1 डेढ़ महीना उसने पेन किलर खा लिए। अब पेन किलर खाने के बाद अब उसको जो तकलीफ हो रही है वो यूरिन में हो रही है, या किडनी वाली जगह में पेन आ रहा है, या उसको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस एसिडिटी हो गई है, पर वहां पे आपको उसकी पास्ट इलनेस कोई रही है तो वो जानना जरूरी है, ताकि आप ये जान सकें कि जो इस समय उसको तकलीफ हो रही है वो उसकी पास्ट इलनेस से कहीं रिलेटेड तो नहीं है, उसी की वजह से कहीं पॉजिटिव फैक्टर उसका जो पहले में पास्ट में उसको प्रॉब्लम हुई थी उससे जुड़ा हुआ तो नहीं है। दूसरा, उसको कोई मेडिकेशंस यानी कि वो कोई दवाइयां तो नहीं ले रहा जिसकी वजह से उसको ये डिजीज हो रही हो। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट किसी चीज का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, उसके मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट के स्वरूप आपको कोई सिम्टम्स हो जाते हैं, यानी कि कोई डिजीज उत्पन्न होने लगती है, हम डायरेक्ट जाकर डॉक्टर को बोल देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हम ये बताते ही नहीं कि हम किसी और चीज के लिए मेडिकेशंस ले रहे हैं। तो वहाँ इट्स हमारी ड्यूटी होती है, एक वैद्य की, एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि हम उससे पूछे कि उसका किसी प्रकार का कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रहा है, एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। उसे किसी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं है, किसी चीज से कि हम पता लगा उसको ट्रीटमेंट देते किसी मेडिसिन से एलर्जी हो या किसी और चीज से कोई एलर्जी तो नहीं, ये जानना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसकी लाइफस्टाइल हैबिट्स क्या है। जनाब कुछ भी किए जा रहे हैं, तो हमने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया, आप लाइफस्टाइल आपका ठीक नहीं होगा तो हमारा पॉजिटिव फैक्टर खत्म नहीं होगा और डिजीज कभी खत्म नहीं होने वाली। तो हमको ये सब कुछ पेशेंट की हिस्ट्री में बहुत आराम से जानना होता है। आधा ट्रीटमेंट को हम अगर ये सब चीजें उस पर ढूंढ लेते हैं तो आधा ट्रीटमेंट तो हम वहीं करें। अब उसके बाद बात आती है फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन में होता है कि हम उसका बॉडी टेम्परेचर देखें,
ठीक है, उसकी पल्स देखें, उसकी ब्रीथिंग रेट देखें, ब्लड प्रेशर देखें, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि जो भी उसको सिम्टम्स हो रहे हैं उसने किस किस सिस्टम को इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है, कितना सीरियस है हमारा पेशेंट, उसका क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसे हमें देखना होता है, पल्पेट करना होता है, छू के देखना होता है, परकशन यानी कि टैप करके देखना होता है, ऑस्कल्टेट यानी कि स्टेथोस्कोप से सुन के देखना होता है। ये सारी चीजें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में करते हैं, जो वन बाय वन आप आगे सीखेंगे। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। हमें ऑब्जर्व करना होता है कि इन सब चीजों की वजह से उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट फील करता है, साइंस वो होते हैं जो एक डॉक्टर ढूंढता है उसमें, ठीक है। सिम्टम पेशेंट ने कहा मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, और साइंस क्या है? जो डॉक्टर देखता है कि भाई उसको वहां रैशेस पड़ गए हैं, उसको वहां स्वेलिंग हो गई है, या हमने ऑस्कल्टेट करा कि उसकी हार्ट साउंड एबनॉर्मल आ रही है, ब्रीथिंग रेट उसका सही नहीं है, या हम पल्स रेट उसका एबनॉर्मल हो रहा है, तो उससे हम अपनी डायग्नोसिस बनाने में हमें हेल्प मिलती है कि इसको क्या क्या डिजीज हो सकती है और ये किस स्टेज पे है, कितना सीरियस। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा क्लिनिकल रीजनिंग। अब क्या होता है, जब आपने सारी चीजें देख ली, ठीक है, पेशेंट से पूछ लिया, मेडिकल हिस्ट्री ले ली, सब कुछ देख लिया, अब उसके बाद अब हमारे दिमाग में चलता है टर्क टर्क, ये हुआ वो हुआ, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब हम डॉक्टर क्या करता है, जितनी भी फाइंडिंग्स होती हैं उन सब फाइंडिंग्स को लेके उन्हें आपस में कंपेयर करता है, ठीक है। कंपेयर करने के बाद में वो अपनी ये देखता है कि आखिर ये सब चीजें किस डिजीज की तरफ जा रही है। भाई हमारे पेशेंट की ये हिस्ट्री है, ये पॉजिटिव फैक्टर है, ये वो बता रहा है इतने दिन से उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे कौन सी डिजीज होने की संभावना है, ठीक है। ये चीज हम क्लिनिकल रीजनिंग में जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने खांसी की हिस्ट्री दी, उसे फीवर हो रहा है, साथ में चेस्ट पेन हो रहा है, तो हम एक संभावना लेके चलते हैं, कंफर्म नहीं है कि हो सकता है उसे निमोनिया हुआ, ठीक है, क्योंकि निमोनिया में भी ऐसा होता है, पर अदर में भी होता है, तो हम क्या सोचेंगे कि फिर हमें साथ में क्या कराना है, एक्सरे करवाना है, एक्सरे से और ब्लड टेस्ट से भी क्लियर हो जाएगा कि उसको निमोनिया है कि नहीं, ठीक है। और यही हमारी कहलाती है प्रोविजनल डायग्नोसिस। दिस इज द फर्स्ट लाइकली डायग्नोसिस बिफोर द लैब और इमेजिंग टेस्ट कंफर्म इट। अब प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है? जो हमने ये सब टेस्टिंग में देखा कि ये पॉजिटिव फैक्टर थे, ये उसकी पास्ट इलनेस थी, ये हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन था, इसके द्वारा इस चीज की संभावना हो सकती है। जैसे मानिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी को नी पेन हो रहा है, ठीक है, अब नी पेन हो रहा है, नी में पेन होने के साथ साथ उसको क्या हो रहा है, वहां पे नी पे स्वेलिंग है। पेशेंट हमारे पास आया कि मुझे घुटने में दर्द है। अब घुटने में दर्द उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकती है, ह्यूमेटाइड आर्थराइटिस भी हो सकती है, हो सकता है कि उसको गाउट हो रखा हो या कुछ, मतलब पेन तो जो जॉइंट में पेन हो रहा है वो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी हो सकता है, ह्यूमेटाइड आर्थराइटिस का भी हो सकता है, गाउट का भी हो सकता है। अब हमें क्या है, वो गठिया है, तो शब्द लेके आपके पास क्या आएगा, गठिया, लेकिन आपको ढूंढना है कि गठिया कौन सा है, ये वाकई ही ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिगत वात है, या ह्यूमेटाइड आर्थराइटिस यानी कि आम वात है, या ये वातरक्त है, या कोई और गठिया हो रहा है। कई बार किसी किसी और कंडीशंस में भी नी पेन चला जाता है, तो ये आपको ढूंढना होगा। वहीं तक हमारी वही कहलाती है प्रोविजनल डायग्नोसिस। ये संधिगत वात के जो कारण है वो अलग होंगे, लक्षण अलग होंगे, उसके आधार पे हम देखेंगे कि हमारी डिजीज हमें जो पेशेंट लक्षण दे रहा है, अपनी पास्ट इलनेस दे रहा है, वो संधिगत वात की तरफ जा रही है, या वो आपकी जा रही है आंकवात की तरफ जा रही है, या फिर वो वातरक्त की तरफ जा रही है। तो हमने ये तीनों संभावनाएं ली, उनमें से हमारी जो दो संभावनाएं, तीन संभावनाएं कंफर्म हो रही होती है, उनको हम कहते हैं प्रोविजनल डायग्नोसिस। प्रोविजनल डायग्नोसिस के बाद हम अपने आते हैं कंफर्म डायग्नोसिस को पे, जिसको बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ टेस्ट की हेल्प ले लेते हैं, जिसमें जैसे कि आपको कुछ एक्सरे कराने हो, सीटी कराना हो, एमआरआई कराना हो, कुछ लैब टेस्ट कराने हो, उन सब के द्वारा आपको कंफर्म एक फाइनल डायग्नोसिस मिल जाती है कि पेशेंट को कौन सा डिजीज या रोग हुआ है, और अब आपके पास क्लियर है कि भाई इस पेशेंट को ये रोग हुआ है, तो आपको इस चीज का ट्रीटमेंट करना है। दिस इज ऑल जो हम जानते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी में हमें पता होना चाहिए, यानी कि रोग का निदान। हमने रोग को जाना सबसे पहले कि उसका पॉजिटिव, रोग निदान का मतलब सिर्फ उसका कारण जानना नहीं है, रोग निदान का मतलब सबसे पहले हम उसका पॉजिटिव फैक्टर जानेंगे, कॉज क्या है, वो अंदर गया, उसने कैसे कैसे काम करा, कैसे वो काम कर रहा है, चीजें कर रहा है, साथ ही साथ वो अंदर जाके क्या, कौन सा दोष इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, कौन सा दोष इन्वॉल्व हुआ, कौन से स्थान पे गया,
क्या क्या दोष दूसरे समूर्छना हुई, कैसे व्याधि उत्पन्न हुई, हमने प्रोविजनल तक पहुंचे, फिर हम अपने कुछ टेस्ट या एग्जामिनेशन उनके द्वारा उन्हें कंफर्म करके, कुछ जो टेस्ट करवाने वो करके हम अपनी कंफर्म डायग्नोसिस से पहुंचते हैं। और हमारा लास्ट पार्ट आता है हमारे इसका ट्रीटमेंट यानी कि इलाज का। लेकिन पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रोग निदान, यानी तो रोग का निदान जानिए, उसे जानिए कि वो डिजीज यानी रोग कैसे हुआ है, फिर उसके बाद उसको ट्रीट करें। थैंक यू सो मच।